दोस्तों यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो ये पहली सीरीज़ है जिसमें हम लोग जनवरी मंथ का करंट अफेयर अभी कवर करेंगे और इसी तरह मंथली हम लोग अगस्त सितंबर तक का करंट अफेयर कवर करते हुए जाएंगे, जो कि आपके 27 अक्टूबर को जो आपकी आगामी परीक्षा है जो कि पीसीएस की है, ठीक है, इसको टारगेट करने के लिए मंथली कवरेज भी चल रहा है। उसके साथ साथ 500 प्लस क्वेश्चंस की जो मैं सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ उसमें से हमने लगभग 380 प्रश्न कल की डेट तक कर लिए थे, यानी कि 26 अक्टूबर तक कर लिए थे, ठीक है, सॉरी 27 जून तक कर लिए थे, ठीक है। तो आज ये पहला खंड है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। पहले इसमें देखिए 2 तरह के प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहले हमने वन लाइनर शामिल किया है। वन लाइनर की टोटल संख्या यहाँ पर 150 के आसपास है, ठीक है। 137 प्रश्न वन लाइनर है, जिसमें ये बाद के हिस्से में हमने कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ को भी रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने वन लाइनर के अलावा जो न्यूज़ ज़्यादा चर्चा में रही, जिससे क्वेश्चन डीपली भी पूछा जा सकता है, उससे हम लोगों ने विस्तृत न्यूज़ का कवरेज भी करने की कोशिश की है, लेकिन जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस शॉर्ट में ही उस चीज़ को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये न्यूज़ है। इसके बाद भी अगर कुछ न्यूज़ छूट जाती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से उन न्यूज़ को कवर कर लिया जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहली खबर है आपकी कि फरवरी 2024 में मतगणना हुई किस देश में, और वहाँ पर राष्ट्रपति नायब बुकेले को जीत मिली। तो वो कंट्री है आपकी एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर कहाँ पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर फोटो बना दिया है। एल सल्वाडोर ये कंट्री है। आप इसको सेंट्रल अमेरिका या लैटिन अमेरिकी कंट्री मान सकते हैं कि मेक्सिको के बाद का जो ये एक पट्टी होता है जो कि दोनों कंट्रीज़ को जोड़ता है, उसी के बीच में एल सल्वाडोर एक कंट्री है जिसकी कैपिटल होती है सैन सल्वाडोर, ठीक है। तो सैन सल्वाडोर इसकी कैपिटल होती है। शायद यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, अब काफ़ी छोटा है तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। सैन सल्वाडोर कैपिटल है। आप देख सकते हो कंट्री कहाँ पर स्थित है इस बड़े वाले मैप में जो मैंने हाथ से बनाया, और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन जो है उसी के कोस्ट पर ये कंट्री सिचुएटेड है। दूसरा देखते हैं कि पाकिस्तान में गोपनीय सूचना के उल्लंघन के लिए विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सजा दे दी है। तो कितने वर्ष की सजा दी है? 10 वर्ष की सजा दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है क्योंकि इमरान खान अभी इससे पहले प्रधानमंत्री थे और अभी वर्तमान समय में उनको गोपनीय सूचना लीक के लिए, यानी कि जो भी वहाँ की सीक्रेट प्लान्स होंगे या उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया, तो इसलिए 10 साल की सजा हो गई। फिर भारत में ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्त किया गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि अनिल कुमार लोहाटी जी पहले आपके रेलवे बोर्ड के प्रमुख थे, अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है, या लाहौटी जो भी है। फिर कहता है कि अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.7%। किसने कर दिया है? 6.7% कर दिया है आईएमएफ ने। आपको बताना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है एनटीपीसी से रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय ग्रीन एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया के साइड से और वर्ल्ड वाइड भी। तो उसमें एनटीपीसी हरित एनर्जी लिमिटेड, दैट मीन्स एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने कहा है कि हम लोग हर साल एवरी ईयर 1 मिलियन टन क्षमता तक हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव्स में क्या क्या आएंगे? तो ग्रीन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स में आएंगे हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल। तो इसके विकास के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मतलब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ जो 1 मिलियन टन के आसपास की क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित होगा और बाई कुछ पाइप प्रोडक्ट्स भी उत्पादित होंगे, तो किस स्टेट ने सिग्नेचर किया है? स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, ठीक है, स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है वर्ष 2024-25 हेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो अभी केवल नॉमिनेशन गया है, ठीक है, नॉमिनेशन गया है भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के लिए, दैट मीन्स मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। मतलब जो मराठा थे वो अपने दुर्गों का निर्माण कराते थे और एक तरह से मिलिट्री लैंडस्केप जो उनका था, वही दुर्ग उनके, उसको जो है यूनेस्को की विरासत सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेट किया गया है। अभी उसको सेलेक्ट नहीं किया गया है, ये बात याद रखेंगे। भारत की एक कंपनी को दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने
की परियोजना का ऑर्डर मिला है। कहाँ पर? सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। कहाँ करेगी? तो दुबई में करेगी। कौन सी कंपनी है? तो लॉर्सन एंड ट्यूब्रो है। L&T के नाम से आपने इस कंपनी को कई बार देखा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेट्रो जो है, दिल्ली मेट्रो या मैक्सिमम मेट्रोज में आप देखते होंगे कि बड़े काम करने के लिए L&T एक बहुत अच्छी कंपनी है। L&T का हेडक्वार्टर आप अगर देख पाओ तो देखो कितना खूबसूरत हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। ठीक है, आप डालना L&T हेडक्वार्टर बिल्डिंग। हेडक्वार्टर बिल्डिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन की क्यों लीडिंग कंपनी है। इतना बेहतरीन हेडक्वार्टर है इनका। अगला, द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इन्होंने संसद के उच्च सदन दैट इज राज्यसभा में किसको मनोनीत किया है? तो इन्होंने मनोनीत किया है सतनाम सिंह संधू को। ठीक है, सतनाम सिंह संधू को। ठीक है, अगला आ रहा है नाडा इंडिया के बारे में, जो कि भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है। ठीक है, नाडा और NCERT ने मिल करके, NCERT आप जानते होंगे, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, ये दोनों लोग मिल करके एक लाइव सत्र आयोजित किए हैं। तो टॉपिक क्या है उसका? टॉपिक है प्रिजर्विंग फेयर प्ले, अ स्टैंड अगेंस्ट वाडाज प्रोहिबिशन सब्सटेंसेस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 30 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक के दौरान किस रिपोर्ट को जारी किया? तो इन्होंने जारी किया भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट, यानी कि जो भी स्नो लेपर्ड हैं उनकी स्थिति जो चल रही है, सिचुएशन ऑफ स्नो लेपर्ड करके एक स्नो लेपर्ड इन इंडिया करके एक जो है रिपोर्ट इन्होंने दिया। कौन है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। और बैठक कौन सी थी? तो बैठक थी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। ठीक है, तो मुझे आशा है कि इंग्लिश वाले भी अगर सुन रहे होंगे, जो टोटली इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो थोड़ा बहुत तो वो लोग भी गेस कर पा रहे होंगे। और वैसे भी थोड़ी पुरानी न्यूज़ है तो आई थिंक कि चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन है? तो चूंकि ये पहली महिला है तो स्टार मार्क कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय सेना में सूबेदार के पोस्ट पर पदोन्नत होने वाली, यानी कि प्रमोट होने वाली फर्स्ट फीमेल कौन है? प्रीति रजक नाम है। यहाँ पर इनका फोटो भी जो है मैंने चिपकवा दिया है, लगवा दिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फीमेल हैं जो कि प्रमोट हुई हैं एज ए सूबेदार इन इंडियन आर्मी, दैट इज प्रीति रजक, नाम याद रखेंगे। अगला है कि किस मंत्रालय की झांकी ने वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार पाया है? तो संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी थी उसने फर्स्ट प्राइज पाया है आपके 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में। तो यहाँ पर टैब्ल्यू ऑन थीम इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्लिंचेस फर्स्ट स्पॉट ऑफ एट रिपब्लिक डे परेड। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को दिखाती हुई ये संस्कृति मंत्रालय की यहाँ पर झांकी है। एक बार मैं थोड़ा जूम करता हूँ, शायद कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों। देखिए संस्कृति मंत्रालय की झांकी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए ये प्रश्न काफ़ी चुनिंदा है, मैंने बहुत सारे प्रश्नों को हटा करके फिर इन प्रश्नों को सेलेक्ट किया है, तो कोई भी प्रश्न अवॉइड करके नहीं चलेंगे जिस पर भी स्टार मार्क हो रहा है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो श्रीलंका क्रिकेट क्लब जो था आपका, उस पर प्रतिबंध लगा था, प्रोहिबिट किया गया था उसको। तो अभी ICC हैव रिमूव्ड द प्रोहिबिशन ऑन श्रीलंका क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से हुए नुकसान से निपटने में मदद के लिए किस देश की सहायता के लिए $19 मिलियन की आपातकालीन सहायता की है? कितने डॉलर की? सॉरी ये क्या ही हो जा रहा है। तो $19 मिलियन की सहायता की है। पापुआ न्यू गिनी वो कंट्री है, याद रखेंगे पापुआ न्यू गिनी वो कंट्री है। कहाँ पड़ती है? ये लोग ये जो है आप मैप में देखेंगे कि पापुआ न्यू गिनी कहाँ पड़ता है। बस मैं इतना हिंट कर देता हूँ कि ये आपके ऑस्ट्रेलिया के आसपास आप लोग खोजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नाइजर, माली और बुर्किना फासो 3 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने किस समूह से अलग होने की घोषणा की है?
तो ये इकोवॉस करके एक ग्रुप है। क्या है? पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय का एक ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप का नाम है इकोवॉस। फुल फॉर्म हो जाएगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मैं लिख देता हूं कम्युनिटी, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है समुदाय। ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन स्टेट्स, पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय। इसमें कितनी कंट्रीज अलग हो रही हैं? तो पहला अलग हो रही है नाइजर, दूसरी अलग हो रही है माली, और तीसरी अलग हो रही है बुर्किना फासो। अब देखिए, अगर एग्जामिनेशन में इसकी कैपिटल पूछ लेती है तो आप लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि अरे भाई यहां से कहां पूछ दिया। तो इसकी कैपिटल आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, इसी बहाने आपकी धीरे धीरे कैपिटल जो प्रिपेयर करवाता जा रहा हूं मैं। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय किस संगठन के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे प्रतिबंधों को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा देगा? तो नाम है उसका सिमी, ग्रुप का नाम है सिमी, दैट इज स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बार लिख दे रहा हूं, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ग्रुप है जिस पर यूएपीए के तहत जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया है और अगले 5 सालों के लिए इसको एक्सटेंड करने की बात कर रहा है सिमी ग्रुप के खिलाफ। अगला है कि भारत और सऊदी अरेबिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ब्रॉड न्यूज में भी कवर किया है। तो सदा तंसीक का प्रारंभ संस्करण जो है राजस्थान के बीकानेर जिले में कहां पर हो रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्टार्ट हुआ। तो देखिए तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान के बीकानेर जिले में हो रहा है सदा तंसीक, और महाजन फील्ड फायरिंग के एरिया में शुरू हो रहा है। यह अभ्यास कब तक किया जाएगा? तो 29 जनवरी से जो है यह अभ्यास किया जा रहा है। फिर अगला है 69वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला 2024 का। इसमें सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार किसको मिला? तो 2 को मिला, एक को मिला ओएमजी को और एक को मिला जोरम को। तो याद रखेंगे ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये लगातार 2 प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इवन ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कुछ पर मैं स्टार लगाना भूल जा रहा हूं, तो बिल्कुल भी खुद से समझेंगे कि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट था। कभी कभी होता ये है कि चीजें जो बतानी होती हैं बोलने के दौरान, ठीक है, चूंकि माइंड कहीं और कंसंट्रेट होता है, माइंड कंसंट्रेट होता है कि कितना बढ़िया मैं एक लेक्चर दे पाऊंगा। तो कई बार फैक्ट्स जो आते हुए भी होते हैं या जो बतानी होती हैं चीजें कभी कभी स्किप हो जाती है। एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे फिर वो चीजें रिलैक्स होके दिमाग में रहने लगती हैं, बट इनिशियली जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो अगर मैंने कहीं स्टार मार्क नहीं किया तो ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य में यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल की गई है? क्या किया गया है? सड़क सुरक्षा बल। क्या काम है इसका? यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको भी दुरुस्त करेगा, और जो रोड एक्सीडेंट है उसको भी कम करने की एक कोशिश करेगा। तो इसका नाम है पंजाब। तो पंजाब वो स्टेट है जहां पर सड़क सुरक्षा बल, रोड सेफ्टी फोर्स, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है। आ जाइए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक थे। उन्होंने संबलपुर उड़ीसा में एक परियोजना का उद्घाटन किया है जिसका नाम है समलेई मंदिर परियोजना। तो अगर आपसे पूछता है कि समलेई मंदिर जो आजकल न्यूज़ में था, या ये परियोजना जो न्यूज़ में थी ये किस स्टेट की है, तो इसको भी दूसरी तरह से याद कर लीजिए आप लोग, उड़ीसा की है। ठीक है, उड़ीसा स्टेट की ये योजना है समलेई मंदिर परियोजना। अगला आता है किस देश ने सिमोर्ग फीनिक्स उपग्रह वाहक रॉकेट का उपयोग करके एक साथ 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो नाम है इसका ईरान। ठीक है, इससे नहीं कंफ्यूज होंगे, ईरान लिखा हुआ है, मैं करेक्ट भी करता जा रहा हूं जहां कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इस देश ने जो है एक फिनिक्स उपग्रह था, फिनिक्स में भी एग्जैक्टली क्या नाम है? तो इसका नाम है सिमोर्ग। तो आप याद रखेंगे फिनिक्स उपग्रह वाहक रॉकेट का उपयोग किया है और 3 उपग्रह जो है इसने लॉन्च कर दिया है, नाम है ईरान। आइए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि केंद्रीय आयुष मंत्री जो तत्कालीन थे जनवरी में, सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ डिब्रूगढ़ के दिहिंग खामटी घाट में 100 बेड वाला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के साथ केंद्रीय योग
एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कब रखी है? तो कब रखी से इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ रखी यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये आप 28 जनवरी 2024 की न्यूज़ है तो इसको आप देख सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहला ये पढ़ना है कि केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उसमें शामिल थे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा वहाँ पर उपस्थित थे। ये जो 100 बेड वाला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है, योग एंड आप कह सकते हैं नेचुरोपैथी सेंटर, हॉस्पिटल या सेंटर जो भी बोलिए, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ में भी पूछ लिया कहाँ पर, तो दिहिंग के खामटी घाट में। ठीक है, पूरा आप इसका आंसर जो है बिल्कुल याद रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते कि कौन सी डेट है, बस ये पूछा जाता है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में 100 बेड वाला योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल या योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर खोला गया है। ठीक है, तो आपके कहाँ पर खोला गया है? तो डिब्रूगढ़ के दिहिंग खामटी घाट में खोला गया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेंगे। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन कब किया? तो देखिए, जिस दिन से संचालन एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था उसी दिन जो है हीरक जयंती मनेगी। हीरक जयंती क्या होती है? तो इसको आपका डायमंड जुबली के नाम से जाना जाता है। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, हीरक जयंती जो है डायमंड जुबली कहा जाता है। ठीक है, डायमंड जुबली जो है कहा जाता है। तो उद्घाटन कौन किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश की संसद ने स्वीडन को नाटो में शामिल हो जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो तुर्की ने ये कहा है कि स्वीडन जो है शामिल हो जाए, हमें कोई समस्या नहीं है। तो एक बारी नाटो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। नाटो से रिलेटेड क्या क्या आप लोगों को देखना मैं बता दे रहा हूँ। जब भी बात आती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप देख लेना कि इस्टेब्लिश कब हुआ। पहली चीज़, कितनी न्यू कंट्रीज इस 2 साल में शामिल हुई हैं, इसका एक डेटा देख लेना आप लोग। ठीक है, तो नाटो के बारे में इससे ज़्यादा कोई चीज़ आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न आता है, 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत सरकार की एक शीर्ष स्वायत्त संस्था नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने किस क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और ज्ञापन पर 2 सप्ताह का उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम मसूरी में शुरू किया? तो अफ्रीकी क्षेत्र के जो है वहाँ के आपका सिविल सेवक जो है उनके लिए ये चीज़ शुरू की गई है। फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं। सेम चीज़ मैं आपको इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए, कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कमेंसेस द 2-week कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन प्रोजेक्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉर पब्लिक वर्क्स फॉर द ऑफिशियल ऑफ तंजानिया। बेसिकली ये तंजानिया के जो अफ्रीका में भी तंजानिया के जो ऑफिशियल्स हैं, तंजानिया, ठीक है ना, ये इन लोगों के लिए शुरू किया गया है, अफ्रीकी क्षेत्र के साथ साथ पर्टिकुलरली तंजानिया के लोग। और 39 सीनियर ऑफिसर्स जो है इसमें शामिल हुए थे, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये भी चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो आपकी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है उसने क्या किया है, अभी 2-week कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो ये शुरू किया गया मसूरी में, और मसूरी में तंजानिया के लोगों को बुला करके, जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनको बुला करके ये सारी चीज़ें हुई है। कह रहा है कि हांगकांग को पीछे छोड़ करके पहली बार विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार मार्केट बन गया। चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया है? तो वो बन गया है इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसको पीछे किया? अभी हांगकांग को पीछे किया, चौथा बन गया तो चौथा बन गया, मतलब चौथे नंबर पर हांगकांग था जिसे इसने पीछे कर दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है, इकोनॉमी से। चलिए अगला है कि आपदा प्रबंधन में यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी उत्कृष्ट कार्य होते हैं, तो उसके लिए 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। ये है कहाँ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये उत्तर प्रदेश में तो है, वो ठीक है, लेकिन ये आपका सिचुएटेड है आगरा में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि डिजास्टर मैनेजमेंट के केस में तो संस्थागत श्रेणी के लिए जो है इसको मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये नाम बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइज नहीं है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से ही जानेंगे। किसको मिला है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये न्यूज़, मतलब मैं तो इसको 5 स्टार दे सकता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है।
ठीक है, तो याद करके जाइएगा एग्जामिनेशन में कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU के 5वें अंतर्राष्ट्रीय और 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया ये सब कुछ, तो गुजरात के गांधीनगर में किया। 2 काम किया, क्या क्या किया। पहला तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो 5th इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हो रहा था उसको, उसके साथ में 44th अखिल भारतीय ऑल इंडिया अपराध विज्ञान सम्मेलन, क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस इसको बोला जाता है, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं एक बार, ठीक है। तो ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कहां पर किया, ठीक है, इसको किया गुजरात के गांधीनगर में। और किस चीज़ को एस्टेब्लिश किया, तो डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर जो है एस्टेब्लिश किया। आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। 2-3 न्यूज़ इसमें जोड़ करके देखी गई है। एक है इसमें नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के 5वां अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर कॉन्क्लेव हो रहा था, उसके साथ साथ 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुआ। इन दोनों को संबोधित करते हैं और साथ ही में डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर वहाँ पर खोलते हैं। क्या खोलते हैं, तो डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर खोलते हैं। ये न्यूज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं भी जहाँ भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत रत्न से अलंकृत किया गया है, तो कुछ रूल्स बने थे उसको तोड़ करके जो है भारत रत्न से अलंकृत किया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे कर्पूरी ठाकुर। क्यों रूल्स को तोड़ा गया, ये मैं एक नया सेक्शन में बता दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 लोगों को ही अभी तक भारत रत्न एक बारे में दिया जाता था, लेकिन इस साल जो है वर्तमान साल में 5 लोगों को दिया गया। तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी हमें बस नाम अभी याद रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि 22 जनवरी 2024 को आकाशवाणी ने किस एक नए चैनल की शुरुआत की, तो आकाशवाणी ने शुरू किया, नया चैनल शुरू किया, नाम है आराधना नाम से एक नया चैनल आकाशवाणी ने शुरू किया। फिर बात आती है पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तीनों स्टेट जो है 21 जनवरी 2024 को इनका स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि 21 जनवरी को ये तीनों स्थापित हुए थे। बात आती है कि ये तीनों स्टेट साल 1972 में, एक सेकेंड, वर्ष 1972 में क्या हुआ, ये भारत में शामिल हुए, यानी कि इनका एक तरह से स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जनवरी को। ओके, इसके साथ एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो तीनों स्टेट हैं ये आपका नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था 1971 उसके तहत शामिल किए गए थे। एक बारी बाउंड्री देखना इन लोगों की जरूरी है। तो यहाँ पर तीनों स्टेट की बाउंड्री आपको दिख रही होगी। पहला मणिपुर की दिख रही है, ठीक है, ओके। मणिपुर के बाद आपको ये ऊपर मेघालय की दिख रही है बाउंड्री, ठीक, और त्रिपुरा जो है नीचे दिख रही है। चलिए, इन तीनों स्टेट में एक चीज और जाननी है कि जो त्रिपुरा है वो भी आपका इधर म्यांमार से सटा हुआ है, मणिपुर भी इधर म्यांमार से सटा हुआ है, लेकिन मेघालय जो है वो केवल बांग्लादेश से सटा है। एक तरह से ये जो बांग्लादेश ने हाथ फैलाया हुआ है, देखिए मान लीजिए बांग्लादेश का स्ट्रक्चर है गेंडे जैसा ना, तो ऐसे गेंडे ने हाथ फैलाया है, ठीक। तो इसी हाथ के ऊपर जो है आपका मेघालय बैठा हुआ है, ऐसे समझ लो कि इसी हाथ के ऊपर जो है मेघालय बैठा हुआ है, ठीक है। और त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की राजधानी भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। हालांकि बहुत आसान प्रश्न है लेकिन फिर भी कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न आता है कि सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय, दैट इज साब, सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी, तो इसका जो पहली बैठक आयोजित हुई है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साब की पहली बैठक आयोजित हुई, कहाँ आयोजित हुई, तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है आपकी साब की बैठक, यानी कि सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी। एक बार मैं यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, अभी फिर मिटा दूंगा। सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये जो साब है वो समझ में आ रहा होगा। एक सेकेंड, यहां रख देता हूं, ठीक है, सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी। चलिए, नई दिल्ली में इसकी जो है पहली जो मीटिंग थी वो आयोजित हुई है आपकी जनवरी में, जो दिल्ली का एक कॉन्फ्रेंस हॉल है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, वहां पर आयोजित हुई थी। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष अभियान हुआ, कहाँ पर हुआ,
तो हुआ आपके हिमाचल प्रदेश में। नाम क्या था? खंजर अभ्यास। तो खंजर अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। अभी आपको किर्गिस्तान की कैपिटल भी बतानी है, किर्गिस्तान की, ठीक है। किर्गिस्तान की कैपिटल जो है आपको बतानी है। चलिए, 11वां अभ्यास हुआ, ये भी याद रखिएगा, 11वां संयुक्त अभ्यास हुआ है। खंजर नाम है इन दोनों का, और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। बकलोल मत बोल दीजिएगा। हमारे यूपी में एक वर्ड होता है बकलोल। बकलोल मतलब होता है बेवकूफ़, तो उससे भी याद कर सकते हो कि जो भारत और किर्गिस्तान है उनके बीच में कुछ हिमाचल प्रदेश में बकलोल टाइप की जगह पे 11वां अभ्यास हुआ है। चलो आ जाओ। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल युद्धाभ्यास साइक्लोन। देखिए हिंदी बहुत कठिन लिखी है, बस ऐसे जान जाओ कि इंडिया एंड इजिप्ट का एक कंबाइंड जो युद्धाभ्यास होता है, वॉर प्रैक्टिस कह सकते हो, वो साइक्लोन नाम है। इसका दूसरा संस्करण अभी हुआ है इस साल। ये कहाँ पर हुआ? तो ये आपका हुआ, एक सेकंड दोस्तों, ये आपका हुआ अंशास मिस्र में। तो यहाँ नहीं हुआ है, कहाँ पर हुआ है? मिस्र में हुआ है। साइक्लोन 2 कहाँ पर हुआ? अंशास इजिप्ट में, ठीक है। तो इजिप्ट में हुआ, ठीक है। अंशास इजिप्ट में हुआ है साइक्लोन 2, जो कि भारत और मिस्र के बीच में होता है। प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न ऐसे पूछता है कि अंशास 2 जो हाल ही में, सॉरी अंशास 2 नहीं, क्या नाम था इसका, वो नाम ही भूल जा रहा हूँ। साइक्लोन का दूसरा संस्करण यानी सेकेंड एडिशन ऑफ साइक्लोन हैज बीन हेल्ड इन अंशास इजिप्ट। तो फिर पूछ देगा कि किस किस कंट्री के बीच का ये आपका एक्सरसाइज है। तो ये भी याद रखना है कि भारत और मिस्र के बीच का। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी डेट को, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, नई दिल्ली में असाधारण प्रतिभा वाले कितने बच्चों को प्रधानमंत्री, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो टोटल हैं इसमें 19 बच्चे हैं। आपको क्या बताना है इसमें, आपका भी टास्क है कि पहले तो कितने बच्चों को सम्मानित किया असाधारण प्रतिभा वाले? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से 19 बच्चों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से 19 बच्चों को सम्मानित किया। आपको बताना है कि यूपी के इसमें 2 बच्चे हैं, उनका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। यूपी के 2 बच्चे हैं, उनका नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों की छतों पर, ठीक है, 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो नाम है उसका प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसमें ये चीज़ याद रखनी है, इस पर मैंने क्वेश्चन भी कराया है कि ये जो घर होंगे ना या छतें होंगी वो कमर्शियल होंगी, ये जरूरी नहीं है। कमर्शियल ऐसा जरूरी नहीं, कमर्शियल नहीं होंगी मेरे हिसाब से बताने के लिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका लिख देगा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कमर्शियल बिल्डिंग्स के छतों पर सोलर पैनल लगाने की बात की गई है, जो संख्या में 1 करोड़ होंगे। ठीक, तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने 500 प्लस ऑब्जेक्टिव्स कराए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो विनम्र निवेदन है दोस्तों, अपने जीवन के लिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए उसको जरूर देख लीजिए। फिर आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं करंट अफेयर इज द पोर्शन विच इज आस्क्ड इन एवरी एग्जाम आज की डेट में। मतलब पहले ऐसा होता था कि स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा होता था, लेकिन वर्तमान समय में जिन लोगों को ये लगता है कि स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा हो रहा है, वो लोग गलतफहमी में हैं, क्योंकि आज करंट से ही रिलेटेड स्टैटिक न्यूज़ भी पूछी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि जनवरी में मेक्सिको के एक शहर में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक्सिको का शहर है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। शहर का नाम है क्वेरतारो। क्या नाम है? क्वेरतारो। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि टेम्पल ऑफ राम मंदिर इन मेक्सिकोज सिटी क्वेरतारो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेक्सिको की एक बार वो देख लेते हैं हम लोग, लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसके पहले देखो है क्या, जैसे मान लो कि यहाँ पर अमेरिका बनाना थोड़ा गड़बड़ बन गया, अमेरिका बनाना अगर फिर गड़बड़ बन गया, ऐसे अगर शुरू किया जाए, ठीक है ना, ठीक, तो ये कुछ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बना। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर आपका पड़ता है, यहां पर क्या पड़ता है? कनाडा। ठीक, बीच में क्या पड़ता है? यूएसए।
और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं मेक्सिको। ठीक, इसी मेक्सिको में एक प्लेस है क्वेरतारो, ठीक है, और इसी क्वेरतारो में आपका राम मंदिर बना है। और ये भी बता दे रहा हूं कि जब अपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी उससे पहले वो राम मंदिर बन गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ है कि हमारा राम मंदिर कहाँ भी बन रहा है और क्वेरतारो में बन रहा है। तो क्वेरतारो के नाम पर थोड़े से लाइक्स आ जाने चाहिए। चलो आ जाओ कि हम लोगों ने जो है झंडा गाड़ दिया, कहाँ तक, क्वेरतारो मेक्सिको तक पहुँच चुके हैं। अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? जान जो इससे ज़्यादा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न तो है ही नहीं। अगर जनवरी की सबसे बड़ी कोई न्यूज़ है तो यही है। ठीक, इस पर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बना के फॉर्म करके दे दूंगा, आप लोग उसका आंसर करिएगा। कोशिश करिएगा कि जैसे ऐसे तो ग्रुप्स में आप लोग उसको भेज नहीं पाओगे, लेकिन कोशिश करना कि कमेंट बॉक्स में अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे दे सको। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन करके दो, बस कुछ बोल्ड पॉइंट्स अगर लिख पाओ, 3-4 बोल्ड पॉइंट्स कि फर्स्ट दिस एंड सेकेंड दिस, थर्ड दिस। अभी मैं वो क्वेश्चन फॉर्म करूँगा, या रुकिए मैं क्वेश्चन फॉर्म कर दे रहा हूँ, नहीं तो भूल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न मैंने लिख दिया है। क्या प्रश्न लिखा है मैंने? भाई देखो, ये प्रश्न जो है मैंने खुद से बनाया है और मैं किसी को आहत करने के लिए प्रश्न नहीं बनाया हूँ। आपको अगर कुछ पॉइंट्स में इसके आंसर करने हो तो आप लोग खुले मन से इसका आंसर कर सकते हैं। अगर कुछ लोग आहत हो तो मत करिए आंसर, ठीक है। क्या है कि वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश, तो किसके बारे में बात कर रहा है आप समझ गए होंगे। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों को टूरिस्ट आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, लेकिन इसमें स्थानीय जनमानस को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। समीक्षा करें। तो दोनों पॉइंट्स आपको बताने हैं कि पहले प्रोस बताना है और कॉन्स बताना है, कि कुछ अच्छी बातें बता दो और कुछ बुरी बातें हुई, मतलब जो समस्या का सामना करना पड़ा है, किस तरह से करना पड़ा है और कैसे वो बेटर हो सकता था, सुझाव दे सकते हैं आप लोग। तो ये प्रश्न जो है अगर आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बोल्ड पॉइंट्स में कुछ 5-6 पॉइंट के माध्यम से केवल आंसर कर देना है कि हेडिंग कि भाई ये चीज़ विकास की तीव्र स्थिति, ऐसे वैसे जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है। या पहले से कुछ लोगों के लिए, विस्थापित लोगों के लिए पहले से आवासीय सुविधाएं देना इत्यादि, इस तरह के कुछ बोल्ड पॉइंट्स में आंसर अगर करना होगा तो कर दीजिएगा। चलिए, चूंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों बन जाती है उसका मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दिया है। अगला प्रश्न है कि अभी खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे किया गया? हमेशा पूछता रहता है ये प्रश्न। तो ये किया गया है आपके चेन्नई में, याद रखिएगा, चेन्नई में किया गया है। भारत की किस प्रमुख जल विद्युत कंपनी यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो कंपनी है, RTI अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए उसको क्या मिला है? स्कोप अवार्ड मिला है। तो ये मैंने अपने जो न्यूज़ थी ऑब्जेक्टिव उसमें भी कवर किया है। तो उस नाम है HPCL, यानी कि हाइड्रो पावर, HPCL नहीं है, NHPC है। इतना हिंदी लिखा रहता है कि एक बार में पढ़ना पाओ, ठीक है। तो फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो इसको भी स्कोप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए? क्योंकि इसने जो है प्रभावकारी रूप से ये जो RTI अधिनियम जो है उसको ठीक से लॉन्च किया। कैसी कंपनी है? तो जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों को विनियमन निर्देश दिया है 2024। इसमें ये कहा गया है विनियमन निर्देश में कि कोई भी जो कोचिंग सेंटर होगा कितने वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं कर सकता, 16 वर्ष से, ठीक है। तो ये जो रेगुलेशन नया आया है कोचिंग सेंटर्स को लेकर, जो एक सर्कुलर आया, एक रेगुलेशन आया, उसमें ये कहा गया कि कोई भी कोचिंग सेंटर किसी भी ऐसे बच्चे को अपने वहाँ नॉमिनेट नहीं करेगा, नामांकन नहीं करेगा, इनरोल नहीं करेगा जो कि 16 वर्ष से कम होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ये न्यूज़, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के सभी विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों को कितने समय के भीतर भारतीय भाषाओं में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जितनी भी इंडियन लैंग्वेज हैं, टोटल कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं आपके 343 से लेकर के 351 तक के आर्टिकल में, आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे 17वें भाग में, ठीक है, कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है टोटल शामिल की गई हैं। तो उसमें क्या करेगा, जितने भी आपके स्कूल्स हैं और हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कहा गया है कि भारतीय भाषाओं में जितने भी करिकुलम होते हैं, जो भी पाठ्यक्रम है, उनको डिजिटली अवेल कराना है, ठीक है। उसके लिए 3 साल का समय दिया गया है, ठीक है, 3 साल का समय दिया गया है अगले 3 वर्ष का। अगला प्रश्न आता है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने कहाँ वर्चुअल माध्यम से BRO द्वारा
निर्मित एक परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो उत्तराखंड के जोशी मठ में कुल 670 करोड़ रुपए से 35 परियोजनाएं स्टार्ट हुई हैं। तो रक्षा मंत्री ने इसको किसको समर्पित किया है? राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला है स्लिम मिशन, कहाँ का है? जापान का है। ये रोबोटिक मिशन है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मून, स्लिम नाम से, और सफलतापूर्वक ये चांद पर उतर गया है। कहाँ का है? जापान का है। आप मुझे एक आंसर करो कि अभी 3-4 दिन पहले जो है एक न्यूज़ थी चाइना से या चीन से रिलेटेड, क्या थी कि जो उनका मून मिशन था वो वापस आ गया है कुछ नमूने लेकर के। तो इस मून मिशन का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, चलो कमेंट करो फटाक से। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में दूरदर्शन के संशोधित तमिल चैनल का शुभारंभ किया है। एक संशोधित तमिल चैनल है, उसका शुभारंभ किया है, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? उसको पोधिगई नाम से जाना जाता था। अब इसमें क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ जो है डीडी पोधिगई टाइप का कुछ ऐसा लिखा होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम भूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट कब जारी किए? कब जारी किए से इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके किसके नाम पर जारी किए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपसे भी कुछ प्रश्न पूछूंगा, खुद भी इन्वॉल्व होता हूँ। चलिए, मैं इसमें आपको 4 बताऊंगा और 2 आपसे पूछूंगा। चलो, पहले यहाँ पर हनुमान जी के नाम पर एक टिकट जारी किया गया। चलिए ठीक, पहला मैंने बता दिया। दूसरा, गणेश भगवान के नाम पर एक टिकट जारी किया गया। तीसरा है केवट राज के नाम पर एक टिकट जारी किया गया। चौथा है राम मंदिर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो छोड़ ही दिया, राम मंदिर के नाम पर एक टिकट जारी किया गया। जो 5वां टिकट और 6वां टिकट है, इनका नाम आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, मज़ेदार है, मज़ा आएगा। आप लोग सर्च करके इसका नाम बताइए। ठीक है, तो 5वां और 6वां टिकट जो है किसके नाम पर जारी हुआ, ये बताइए। चलिए, अगला है कि पंजाब में किस स्टेट में, तो पंजाब में क्या किए हैं कि एक प्रायोगिक परियोजना चल रही है, एक आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट एक तरह का चल रहा है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी कह सकते हो। कह रहा है कि अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक जो है स्थापित किया जा रहा है। मदर मिल्क मतलब कि माताओं का जो दूध है उसको उसका एक बैंक, यानी कि उसको सुरक्षित रखा जाएगा। कहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है? तो BR अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान मोहाली में चल रहा है। ठीक है, BR अम्बेडकर स्टेट जो भी मेडिसिनल इंस्टीट्यूट है वहाँ मोहाली में चल रहा है। फिर कहता है कि केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अगले 2 वर्ष यानी कि 2024-25 और 25-26 में लागू की जाने वाली प्रशासनिक सुधार, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, और लोक शिकायत विभाग यानी कि पब्लिक ग्रीवांसेस डिपार्टमेंट, ऐसा करके कुछ होगा। ठीक है, कि प्रशासनिक सुधारों की संशोधित योजना को कितने रुपए के व्यय से मंजूरी दी है। तो बेकार प्रश्न है, रुपया जो है पूछेगा तो छोड़ दीजिएगा प्रश्न में, इतना डेप्थ नहीं पढ़ के जाना है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। शारीरिक और मानसिक दिव्यांगजनों को चिकित्सा देखभाल और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए NHPC और चेशर होम इंडिया के बीच कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, दैट इज CSR बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक समझौता हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो CSR हुआ। CSR जितनी भी कॉर्पोरेट एजेंसियां हैं वो किसी ना किसी के साथ मिल करके, या PSUs जो है किसी और एजेंसी के साथ मिल करके एक कुछ दान देती हैं या कुछ एक इनिशिएटिव चलाती हैं, जिसको कॉर्पोरेट सोशल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। किसके किसके लिए चला रही हैं? तो शारीरिक और मानसिक दिव्यांगजन है, जो भी आपका मेंटली हैंडीकैप्ड है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको लेकर के, उनकी चिकित्सा देखभाल को लेकर के और पोषण संबंधी सहायता को लेकर के, उनकी न्यूट्रिशन बेस्ड हेल्प जो हो सकती है उसके लिए NHPC सामने आई है। और कौन आया है? चेशर होम इंडिया सामने आई है। ठीक है, तो चेशर होम इंडिया जो है, एक बारी मैं चेशर की स्पेलिंग भी लिख देता हूँ यहाँ पर, देख लीजिएगा। ठीक है, CHESHIRE, चेशर होम इंडिया जो है, ये दोनों लोग मिलकर के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट किए हैं। अगला है कि बांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल 500 वर्ष 2024 के अनुसार सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड कौन बना हुआ है? तो उसका नाम है जियो धन धनाधन। तो जियो जो है ब्रांड फाइनेंस द्वारा स्थापित जो प्रकाशित एक ग्लोबल 500 की लिस्ट है, उसमें सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड है जियो। अगला है केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने स्वस्थ कल की ओर स्वस्थ गांव विषय पर, स्वस्थ कल की ओर स्वस्थ गांव विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला यानी कि नेशनल वर्कशॉप रखी है। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। क्या नाम है? स्वस्थ कल की ओर स्वस्थ गांव। किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज से रिलेटेड है, क्योंकि पंचायती राज मिनिस्टर वहाँ पे आए थे।
और कितने दिन की कार्यशाला है, तो 3 दिन की है। कहाँ पर उद्घाटन हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ। फिर बात आती है आपका साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के बारे में। तो असम राइफल्स मुख्यालय में इन्होंने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर CSOC खोला। किसने? अमित शाह जी ने शिलोंग के लटकौर में जो है इसका उद्घाटन किया। कब किया ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जनवरी माह में किया। फिर से बता दे रहा हूँ, असम राइफल्स का जो मुख्यालय है कहाँ पे? शिलोंग के लटकौर में। उसके अंदर ही साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि हाल ही में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो अमित शाह के द्वारा किया गया और असम राइफल्स के अंदर शिलोंग के लटकौर में किया गया। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के दीफू में कार्बी एंगलोंग जिला मुख्यालय के पास तारा लांगसो में किस महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया? तो कार्बी युवा महोत्सव हो रहा था उसका, और इसकी स्वर्ण जयंती मन रही थी, तो उसमें भाग लिया आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के दीफू के कार्बी एंगलोंग जिला में जो पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा कार्बी युवा महोत्सव कहाँ हुआ? तो असम में हुआ। बस इतना भी पॉइंट याद रखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। असम में हुआ कार्बी युवा महोत्सव। कौन गया था? तो द्रौपदी मुर्मू गई थी। चलिए, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स राड्या 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? तो नाम ही से पता चल रहा होगा, विंग्स राड्या, विंग्स नहीं है, विंग्स है। ठीक है, तो ये हैदराबाद में अभी उद्घाटन किया गया। आपको बताना है कि 18वीं लोकसभा में जो आपका विमानन मंत्री हैं वो कौन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि 18वीं लोकसभा में जो कि आपके एविएशन मिनिस्टर हैं वो कौन है। ठीक, तो इसका क्या नाम था? विंग्स राड्या 2024। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर। तो देखिए, इसमें एक गलती समझ में आ गई है। अब ये टेक्निकल टीम का जो बंदा है मेरा, ठीक है, इतना भी बोल दिया उसको, अब ये राड्या लिख के बैठा है, जबकि है ये इंडिया। तो विंग्स इंडिया करके जो है ये एक एविएशन एक्सपो लगा था जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, जो कि तत्कालीन आपके एविएशन मिनिस्टर थे। तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में एविएशन मिनिस्टर कौन है, इस बात का आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, और इसमें एक बात और दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जो एग्जैक्टली हेडिंग बनी थी PIB में वो ये थी कि यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेट्स एशियाज लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024। और फिर इसमें सब हेडिंग्स में था कि थीम ऑफ विंग्स India 2024 is connecting India to the world in Amrit Kaal, setting the stage for India civil aviation at the rate 2047. और ये लॉन्च ऑफ उड़ान 5.3 वॉज अमंग द मेजर अनाउंसमेंट मेड एट द इनॉग्रेशन ऑफ विंग्स इंडिया। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नीचे लिख दे रहा हूँ कि पहला तो इसमें लॉन्च ऑफ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान 5.3 जो है ये एक मेजर इवेंट की तरह से यहाँ पर देखा गया आपके विंग्स इंडिया में। इसके अलावा जो थीम कहता है, थीम है आपकी थीम ऑफ विंग्स इंडिया, WI लिख दे रहा हूँ, 2024, वो क्या थी वो भी सुन लीजिए, कनेक्टिंग, ठीक, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल। ठीक है, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट द रेट 2047, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन, ठीक है, एट द रेट 2047। तो ये जो है टोटल इसकी थीम थी। तो यहाँ पे मैं अब पकड़ने वाला हूँ टेक्निकल टीम के जो बंदे को कि ये राड्या वड्या क्या लिख के रखे थे, इंडिया है ये। चलो उसको जो मार पड़ेगी वो तो पड़ेगी। आप लोग आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, एक चीज़ और कि लोकसभा जो 18वीं लोकसभा है उसमें विमानन मंत्री का नाम आप लोग भी जो है दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर आप लोग को भी मार पड़ सकती है। ठीक है, जब भी फेस टू फेस क्लासेस होंगी उसमें। आइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EU भारत व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कार्य व्यवस्था पर भारत और यूरोपीय आयोग के मध्य समझौता हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, किसके किसके मध्य हुआ है, तो EU भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत हुआ है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी ये जानेंगे कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर जो समझौता हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का हुआ है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जो भी आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने नीदरलैंड, डोमिनियन गणराज्य और इक्वाडोर के साथ पृथक रूप से किए गए समझौते को मंजूरी दे दी है। ये समझौते किस क्षेत्र से रिलेटेड है? चिकित्सा उत्पाद विनिमय क्षेत्र से रिलेटेड है, यानी कि जो भी आपके मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं उसका रेगुलेशन करने के लिए भारत ने नीदरलैंड्स, डोमिनियन रिपब्लिक और इक्वाडोर के साथ जो है समझौता किया है, अलग अलग समझौता किया है। नाम तीनों का एक साथ दे रहा है, लेकिन आपको ही पता है कि जो लोकेशंस है वो बिल्कुल अलग है, कि नीदरलैंड आपकी उधर ऊपर यूके कह रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज में आएंगे, और आपका डोमिनियन गणराज्य और इक्वाडोर वो अलग आएगा। जैसे इक्वाडोर साउथ अमेरिका की कंट्री है और डोमिनियन रिपब्लिक जो है ये आपका एक तरह से लैटिन अमेरिकी कंट्री पड़ेगी, ठीक है। तो इनके साथ जो है अलग अलग समझौते हुए हैं, किसको लेकर के? तो मेडिसिनल प्रोडक्ट रेगुलेटिंग फील्ड को लेकर के हुई हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, कोची के मेकर्स गांव में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देखिए वो गधे ने क्या क्या लिख के रखा है, इंटरनेट ऑफ गिरंस वरंस पता नहीं क्या लिखा है, वो किसी को ना मालूम रहे तो फिर वो तो पढ़ाता रह गया, थिंग्स इसको काटो, ठीक है। और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफीन, ये सेफीन लिख के बैठे हैं, इसीलिए जो है ना थोड़े परिवर्तन जरूरी हो गए हैं, ठीक। इसका शुभारंभ किया, तो आपको ही पता है ग्रेफीन के बारे में पता होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका एक एलोट्रॉप है या अपर रूप है कार्बन का। कुछ लोग आपने देखा होगा कि गाड़ियों पर भी जो है ग्रेफीन की पॉलिश करवाते हैं। इसका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इसको वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट धातु भी बना देता है। कार्बन का ही अपर रूप है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल बना देता है इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी क्या किया है, जो सेक्रेटरी थे उसके मिटी मंत्रालय के, उन्होंने लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंस, उसके साथ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहाँ से कॉमा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, और लास्ट किया है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफीन। इतनी चीज़ें, ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तीसरी ये है, पहली ये है और दूसरी ये, ठीक है। तो चलिए इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जानना, बस यही देखना था कि मेकर्स विलेज जो है कोची का, वहाँ पर मिटी मंत्रालय ने ये चीज़ किया है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें करेक्ट लिखी हुई है। अगला प्रश्न है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल आल हरि कुमार ने INS शिवाजी में अनूठे CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। तो देखिए CO2 बेस्ड एक एयर कंडीशनिंग प्लांट लगा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसमें लगी है? INS शिवाजी में लगी है, CO2 बेस्ड जो है ये प्लांट लगा हुआ है। असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है असम वैभव, किन्हें देने का निर्णय किया है? तो पूर्व जो न्यायाधीश थे आपके रंजन गोगोई, नाम भी आप लोगों ने सुन रखा होगा, एक सेकंड दोस्तों, तो रंजन गोगोई महोदय जो थे उनको ये असम का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव दिया गया है, ठीक है। आप मुझे एक कमेंट कर दो कि असम जो है असम राज्य जो है, इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, ठीक है। एक बार जाकर के मैप देख लो कि द बाउंड्री ऑफ असम टचेस हाउ मेनी स्टेट्स, ठीक है। तो नाम के साथ इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, कि 6 से लगती है, 7 से, 8 से, ये आप बताएंगे। फिर अदानी समूह द्वारा बढ़ती डिजिटल सेवाओं की मांग हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए किन राज्यों में डेटा सेंटर स्थापित करेगा? अडानी समूह क्या कर रहा है कि चूंकि ये जो डिजिटल सेवाएं हैं, डिजिटल सर्विसेज हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी मांग बढ़ रही है, तो इनके लिए बुनियादी ढांचा देगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर देने वाला है। तो इसके लिए डेटा सेंटर बनाएगा। अगले 10 वर्ष में कितने रुपए खर्च कर रहा है? तो 62,400 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा किया है। किस किस स्टेट में ऐसा करने वाला है ये? तो पहला है महाराष्ट्र और दूसरा है तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना। आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं। असर की रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, असर की रिपोर्ट आई है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, दैट इज असर बोलते हैं उसको, प्रथम संस्था इसको जारी करती है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इसको भी बोलते हैं, तो यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है दोस्तों। चलो, इसने क्या किया है कि बियॉन्ड बेसिक नाम दिया है, नाम क्या दिया है? बियॉन्ड बेसिक्स,
जो डिपार्टमेंट होता है ना, ये इसको बेसिक डिपार्टमेंट ही बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो नाम ही दे दिया है बियॉन्ड बेसिक्स। और इस नामक शीर्षक वाली, क्या ही किया है लड़का, शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को जो है अंग्रेजी के वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं। इस बारे में एक परसेंटेज दिया है कि 43% ऐसे बच्चे हैं जो 14 से 18 आयु वर्ग के बीच में आते हैं लेकिन अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि, तो इसके ऊपर मैं असर की रिपोर्ट जो आई है, तो ऐसे बच्चों के बारे में ये जानकारी देते हैं जो कि बहुत ही ग्रॉस रूट लेवल के हैं, उन्हें खाने के लिए नहीं है, इसलिए सरकार ने MDM यानी कि मध्याह्न भोजन जिसको बोलते हैं, मिड डे मील नाम की सुविधाएं प्रदान कर रखी है सारे सरकारी स्कूलों में। ठीक है, तो इसके ऊपर एक छोटी सी शायरी याद आती है कि किसी भूखे से मत पूछो, किसी भूखे से मत पूछो कि मोहब्बत किसको कहते हैं, तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तर खान समझ लेगा। तो उसको इतनी भूख लगी है, वो क्या जाने मोहब्बत क्या है, वो क्या जाने इंग्लिश क्या है, वो क्या जाने गणित क्या है। हालांकि बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस बात को समझिए, जिस व्यक्ति को भूख लगी हो फिर वो भूख के बारे में ही ज़्यादा सोचेगा। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 62वां प्रश्न है, किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार मिला है। ठीक है, शीर्ष कार्य निष्पादन के लिए राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार किसको मिला है? तो ये आपका मेघालय को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो मेघालय को ये दिया गया है। तो टॉप परफॉर्मर का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? तो मेघालय को मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन, इंटरनेशनल आयुष सम्मेलन या समिट जो भी है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया। फिर कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिल्ली में MP-लेड योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो नाम है MP-लैंड्स ई-साक्षी। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बारी क्लियरली और देख लेते हैं कि योजना का नाम क्या है। तो योजना है MP-लैंड्स। ठीक है, MP-लैंड्स है और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो 1993 में आई थी MP-लैंड्स। ठीक, और इसमें जो है एक फंड फ्लो प्रक्रिया के तहत जो है ई-साक्षी नाम का एक एप्लीकेशन अभी लाया गया है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे पहले मतलब बेसिकली MP-लैंड्स का काम क्या हुआ करता था, ये आपकी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम थी और फंड करती थी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जितने भी MP होते हैं उनको डेवलपमेंटल जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए क्या करती थी, रेकमेंड करती थी, और वो देखते थे कि किस तरह की जो है नीड्स हैं, जो भी आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के, और सारे MP को एलोकेट किया था 5 करोड़ रुपए साल भर में इन प्रोजेक्ट्स के लिए कि भाई कुछ कुछ ये जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो गए, कुछ टॉयलेट्स के, ब्रिजेस के, इसेंशियल सर्विसेज के, ड्रिंकिंग वाटर के, इलेक्ट्रिसिटी के, इन सारे कामों को आप कर दीजिए। ठीक है, तो उसी के जो पैसा ट्रांसफर होता था उसके लिए आपका आ गया है ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि फंड फ्लो प्रक्रिया को तेज करेगी। तो नाम है MP-लैंड्स, याद रखना है। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम है ई-साक्षी। ठीक है, आ गया कि किसने कार्मिक सेवा नियंत्रण CP5 के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये CPS होगा, इस CP5 का होगा। ठीक है, तो कार्मिक सेवा नियंत्रक का मतलब होता है कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज, तो CPS यही है। कौन अभी CPS के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह जो है, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने मेघालय के शिलोंग पीक रोपवे तथा कोंगथोंग माओलिंगटोंग गोट एवं कुडेनग्रिम नामक गांव में पर्यटक आवास का शिलान्यास किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया। गांव का नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पर्यटक आवास का शिलान्यास कितनी जगह हुआ? तो कोंगथोंग, माओलिंगोट और कुडेनग्रिम में हुआ। वहीं अगर बात की जाए कि शिलोंग पीक रोपवे का भी इससे पहले शिलान्यास किया है। किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कहाँ पे किया है? मेघालय। अगला प्रश्न आता है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड दैट इज कैबिल
5 लिथियम ब्लॉकों को विकसित करने के उद्देश्य से किस देश की सरकारी कंपनी कैमियन के साथ समझौता किया? तो अर्जेंटीना के साथ जो है लिथियम ब्लॉकों पर काफ़ी समझौते हुए हैं, जिसमें से कि कैमियन कंपनी के साथ यहाँ की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने भी 5 लिथियम ब्लॉकों को विकसित करने के लिए समझौता कर लिया है। तो अर्जेंटीना की कंपनी का नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? कैमियन नाम है, कैमियन नाम है, ठीक है। और यहाँ की कंपनी का नाम याद रखेंगे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, दैट इज कैबिल नाम है। कितने लिथियम ब्लॉकों पर बात चल रही है? तो 5 लिथियम ब्लॉकों पर बात चल रही है। और ये सब कुछ किस देश के लिए हो रहा है? तो भारत के साथ, अर्जेंटीना के साथ हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महायोजना, जिसको पीएम जनमन कहते हैं, मैंने 500 क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में एक एक डिटेल दी है, ठीक है, कि ये कैसे झारखंड के खूंटी राज्य से स्टार्ट हुआ, जहाँ पर वो जो वहाँ झारखंड के थे आपका, जिनको प्रभु के तरह से पूजा जाता है, बिरसा मुंडा जी, ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने इसको स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों की पहली किस्त जारी की है। अच्छा, ये 2 प्रश्नों को मिला करके एक कर दिया इन्होंने, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मज़ा आ जा रहा है एकदम। कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनजातीय आदिवासी न्याय महायोजना पीएम जनमन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये मैंने आपको बता दिया, झारखंड के खूंटी से, झारखंड से स्टार्ट हुआ। ये पता नहीं क्या झार के ऊपर मैंने वो लगा दिया, एक सेकंड, ठीक है, झारखंड से स्टार्ट हुआ, ये बात पहले तो याद रख लीजिए, ठीक है, पीएम जनमन के बारे में। दूसरा कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त कब जारी की है? तो कब से मतलब नहीं है, बस जारी किया गया है, ये चीज़ याद रखनी है। तो कब से मतलब मैं बता रहा था कि नहीं है, तो झारखंड में ही वहीं पे जो है प्रधानमंत्री ने आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख अभ्यर्थियों को पहली किस्त भी जारी की, ठीक है। दोनों चीज़ आप जान चुके हैं, झारखंड के खूंटी जिले से स्टार्ट हुआ था पीएम जनमन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ी बहुत गलतियां थी इसमें, लेकिन अभी क्लियर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मलबा 7.5 साल बाद बंगाल की खाड़ी में खोज लिया है, ठीक है, कितनी गहराई पर? तो 3.5 किलोमीटर की गहराई में खोजा गया है। AN32 नाम का वो एयरक्राफ्ट था, जो कि लगभग 2016 में मिसिंग हुआ था, लगभग नहीं, एग्जैक्टली 2016 में मिसिंग हुआ था, 7.5 साल बाद अभी वो मिला है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने डिजिटल इंडिया विजन के एक हिस्से के रूप में अपने समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट संचालित किया है? तो नाम है शौर्य संकलन, ठीक है, नाम जरूर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। शौर्य संकलन नाम का यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट है। शौर्य संकलन, अगर पूछा जाए कि किस लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, तो स्टार्ट किया गया है कि जो भी आपका ग्लोरियस और गौरवशाली इतिहास रहा है आपका प्रोजेक्ट का, जो भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ग्लोरी है, गौरव गाथा है, उस सबको रखा गया है। बेसिकली है क्या इसमें शौर्य संकलन के अंतर्गत? तो इसमें 700 घंटे के आसपास ऑडियो विजुअल, बता दे रहा हूँ, 700 घंटे के आसपास ऑडियो विजुअल कुछ ऑडियो वीडियो टाइप के कंटेंट रखे गए हैं, और 11 लाख पेज जो है डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड रखे गए हैं, ठीक है। तो मतलब जितना भी युद्ध हुआ, जो भी सेना ने किया, जितने बलिदान हुए, ठीक है, कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ठीक, तो उन सब के बारे में जो है एक प्रोजेक्ट के शौर्य संकलन के रूप से रखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, नए मतदाताओं को विकसित भारत के एम्बेसडर के रूप में पंजीकृत करने के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो नाम है नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल, याद रखेंगे, नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल, नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल। फिर हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। तो शास्त्रीय गायिका हैं जिनका पुणे में निधन हो गया, नाम क्या है? प्रभा अत्रे, ठीक। तो जो प्रभा अत्रे जी का निधन है, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली याद कर लीजिए। क्यों याद करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रभा अत्रे का निधन बिल्कुल 13 जनवरी को ही हुआ, ठीक। याद क्यों करना है? क्योंकि आपने इस वर्ष के कैंसिल्ड आरओ का पेपर अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। एक बहुत ही अत्यंत घटिया प्रश्न आया जो किसी के शरारती दिमाग की उपज था। प्रश्न ये पूछ दिया कि MS स्वामीनाथन, ठीक है, उनके साथ में 3 और लोग जिनकी बैक टू बैक मृत्यु हुई, अभी एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, एक आपके शायद सरोद वादक थे, और एक व्यक्ति थे जो ये आपका जो वो सार्वजनिक वॉशरूम वाला जो सिस्टम शुरू हुआ था, शायद वो व्यक्ति थे। तो इन लोगों की मृत्यु जानिए 15-15 दिन पे हुई।
तो इतना शरारती दिमाग का प्रश्न कि 15-15 दिन की डेथ पे आप इतना क्लोज क्वेश्चन पूछ रहे हो, और वो भी डेथ के बारे में पूछ रहे हो। अगर ये भी पूछते कि किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो एक बारी को स्टूडेंट्स जो है उतना पढ़ के जाते हैं। अब कोई ये नहीं पढ़ के जाता कि जैसे अपने पारिवारिक किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो डेट किसी व्यक्ति को याद नहीं रहता, मतलब अपने खास की हुई हो, खुद के ही परिवार में तो एक बार याद रहता है, लेकिन चाचा भतीजा इधर उधर दूर में अगर थोड़ी सी हुई हो तो याद नहीं रहता। एग्जैक्टली डेट नहीं याद हो सकती, मतलब उस पर तो लोग नहीं ध्यान देते थे। लेकिन अब क्या किया जाए, जब जब घटियाही की हद सारी पार हो गई है। पहले बैंकिंग में भी इस तरह के प्रश्न आया करते थे। मुझे याद है कि 2013, 14, 15 के आसपास में एक प्रश्न पूछा कि दीपिका पादुकोण की हाइट कितनी है। अब उस समय ये काफ़ी रूमर फैला हुआ था, एग्जैक्टली तो मैंने अपनी आंख से नहीं देखा, बट ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो अगर इस तरह के घटिया प्रश्न आने लगे दोस्तों, तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। तो 13 जनवरी को डॉक्टर प्रभा अत्रे की मृत्यु हुई, जो कि शास्त्रीय गायिका थी। अगला है कि मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन हुआ। मतलब स्टील के स्लैग से इसको बना रहे हैं। नाम है नेशनल हाईवे 66। कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, तो मुंबई को गोवा से जोड़ता है, नेशनल हाईवे है। अगला प्रश्न है 74वां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ सफाई महाअभियान शुरू किया, तो सफाई महाअभियान शुरू किया किन्होंने शुरू किया, योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया अयोध्या में। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता में भीष्म नामक 25 टी बोलार्ड पुल टन पोत का जलावतरण कब किया गया, तो इससे मतलब नहीं है कि कब किया गया, इसमें डेट भी नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, जनवरी में किया गया, ये बात याद रख सकते हैं। ठीक है, जनवरी में किया गया, ये याद रख सकते हैं। क्या था क्या, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने भीष्म नामक एक क्या बनाया, पोत बनाया, तो उसी का जलावतरण किया गया। तो ये आपका किसके अंतर्गत बना है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत बना है। क्या नाम है, भीष्म नाम का पोत है, 25 टी बोलार्ड पुल टग बोलते हैं इसको। ठीक है, इस पोत का जलावतरण किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, इसको महुआ मिनिस्ट्री बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कारों में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो नाम है वाराणसी और प्रयागराज ने। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का कौन सा टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र का है टाइगर रिजर्व है, भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बना, तो पेंच टाइगर रिजर्व नाम है इसका। आपको बताना है कि किस स्टेट में सिचुएटेड है। दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नागपुर में किया गया दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन। अगला प्रश्न है नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों में मोटे अनाज जो सेरेल्स होते हैं उन पर प्रेरक कहानियों का संग्रह लॉन्च किया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि नीति आयोग और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है भारत सहित एशियाई और अफ्रीकी देशों में मोटे अनाज पर प्रेरक कहानियों का संग्रह जो है लॉन्च किया है। तो सेम चीज़ इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ कि नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लॉन्च कंपेंडियम ऑफ इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ ऑन मिलेट्स। ठीक है, सीरियल्स की जगह पर मिलेट्स यहाँ पर लिखा हुआ था इंग्लिश में। गांधीनगर में आयोजित 3 दिन की वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट टाइप की चल रही है 2014 में। उसमें गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन GSPC और गुजरात पिब्बा पोर्ट लिमिटेड GPPL के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो मैंने बताया अभी। ठीक है, अभी पहला दूसरा ही प्रश्न था इसमें, तो ये याद रखिएगा कि वाइब्रेंट गुजरात विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा था, तो आपका गुजरात में हो रहा था जनवरी माह में। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया एक सब्जेक्ट है, उस पर जलवायु सम्मेलन 2014-24 का कहाँ आयोजित किया, तो मुंबई में आयोजित किया। डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया सब्जेक्ट पर जो भी क्लाइमेट समिट थी वो आयोजित हुई मुंबई में। DRDO ने उड़ीसा के जो तट है वहाँ पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज, जिसको ITR बोलते हैं, वहाँ से नई पीढ़ी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो नाम है आकाश NG। तो अगर पूछता है कि आकाश NG से अभी DRDO या आकाश NG को DRDO ने कहाँ से छोड़ा, तो चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज जो है वहाँ से छोड़ा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन हुआ आपके महाराष्ट्र के नासिक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल बिहारी वाजपेयी श्रेवरी न्यावा सेवा
अटल सेतु का उद्घाटन कब किया? तो 12 जनवरी को किया। याद रखिएगा 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस भी मनाते हैं, इसलिए 12 जनवरी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नवी मुंबई में है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। नाम क्या है? नाम है आपका अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा शेवा अटल सेतु, ठीक है ना। चलिए 12 जनवरी को हुआ। किस देश की संसद स्टार्टिंग ने गहरे समुद्र में खनन गहरे समुद्र में खनन को, कंट्री का नाम है नॉर्वे, ठीक है, कंट्री का नाम है नॉर्वे। और जब ये मंजूरी मिली तो काफ़ी ज़्यादा जो है, जो भी पर्यावरणविद थे या पर्यावरण के प्रति सचेत लोग थे, उन्होंने इसकी निंदा भी की। काफ़ी विवादास्पद ये रहा, इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि इन्वायरमेंट के पोर्शन को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश की संसद ने स्टार्टिंग ने जो है आपका गहरे समुद्र में खनन को मंजूरी दे दी? तो नॉर्वे की संसद ने दिया। एक बारी लोकेशन में देख लीजिएगा नॉर्वे कहाँ स्थित है, ये आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है। चलिए, इसरो को वर्ष 2003 के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में एक राष्ट्रीय टीवी चैनल CNN न्यूज़ 18 द्वारा अवार्ड दिया गया। नाम क्या था? इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। उत्कृष्ट श्रेणी में CNN न्यूज़ चैनल द्वारा दिया गया इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकली, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, DPW कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि दिव्यांगजनों के लिए एक इंटरेक्टिव रोजगार कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सक्षम भारत के साथ समझौता किया है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। 87 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट में हमें आशा है कि हम कंप्लीट जो है कवर करके और कुछ न्यूज़ इसकी पढ़ लेंगे। तो टोटल 3 दिन जो है ये लेक्चर आएगा, और मुझे लगता है कि 3 दिन में मैं इसको कंप्लीटली ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ी न्यूज़ेज़ है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैंने खुद से छांटी हुई हैं। बट ये जो छोटी 1 लाइनर न्यूज़ है ये थोड़ा टेक्निकल टीम के पास गई थी, तो कुछ गलतियां हैं इसमें, इसलिए समय लग गया आज। तो आशा करता हूं कि 3 घंटे में आप लोग करंट अफेयर्स जनवरी का ख़त्म करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग 18 घंटे देंगे तो 6 महीने का करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कर सकते हैं, लाइक करना तो बहुत ज़रूरी है। जितने लोग देख रहे हो एटलीस्ट अभी तक अगर सुन रहे हो तो लाइक करके जाना यार, ठीक है, लाइक करिए, फिर हम लोग उसी हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।